अक्सर एमपीपीएससी मेंस परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के प्रश्न देखे गए हैं। उनका प्रश्न रहता है कि सर आंसर कैसे लिखा जाए। 3 मार्कर का तो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे लिखना चाहिए। 6 मार्कर का आज हम डिस्कस करेंगे कि 6 मार्कर का फॉर्मेट क्या होता है, 6 मार्कर का आंसर लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम टेक्निकली उसको रिप्रेजेंट करके ज़्यादा बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं कृष्णपाल सिंह आप लोगों को 6 मार्कर आंसर राइटिंग की टेक्निकल जो स्ट्रेटजी होती है उसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ भी करेंगे। 6 मार्कर जो होता है उसमें जनरली कैसे लिखना चाहिए, पहली चीज़ तो ये, और दूसरी लिखते समय उसकी फ्रेमिंग जो बनती है क्वेश्चन की, वो फ्रेमिंग क्या होनी चाहिए, कौन सा कंटेंट आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, कई स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर ये जो सबसे नीचे कंक्लूजन करना है या नहीं करना है। तो देखो किस टाइप के क्वेश्चंस में कंक्लूजन ज़रूरी है, किस टाइप के क्वेश्चन में कंक्लूजन ज़रूरी नहीं है, ये आपको एक 2 एग्जाम्पल अपन करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कैसे लिखते हैं, क्या होना चाहिए, इन जनरल 3 चीज़ें सब बताते हैं कि क्वेश्चन के सबसे पहले पार्ट में इंट्रो हो, इंट्रो के बाद जो पूछा गया वो मेन बॉडी हो और आफ्टर दैट कंक्लूजन हो। ये हमको जनरली समझाया जाता है। बट आप एक चीज़ समझना, व्यवहारिकता मध्य प्रदेश की जो पीएससी होती है 2019 तक का बता रहा हूँ, है ना। जो व्यवहारिकता है वो क्या कहती है कि क्वेश्चन जो बनता है उसमें मान लो उसने पूछ दिया कि मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योगों का वर्णन करें, तो हमारे पास कंक्लूजन के लिए कुछ लिखने को बचता नहीं है ना। यह कोई बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन भी नहीं बनता है, लेकिन वो क्वेश्चन बोलता समालोचनात्मक मूल्यांकन करे, एग्जामिन करे, इवेल्युएट करे, वहाँ पर आपको कंक्लूजन लाना ज़रूरी है। तो 100 वर्ड या 6 मार्कर जो एमपीपीएससी में होता है उसमें अगर हम लोग सभी में कंक्लूजन नहीं भी करेंगे तो ऐसा कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं आता है ना। जो पूछा गया उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो जैसे एक एग्जांपल या अपन एग्जांपल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है, हम लोगों को कैसे लिखना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आया है मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्रों का वर्णन करें, डिस्क्राइब द मेन कोल फील्ड्स ऑफ मध्य प्रदेश या डिस्क्राइब द मेन कोल एरियाज ऑफ एमपी, है ना। तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो देखिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र। तो सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन कहाँ से शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार प्रदेश में 27,673 वर्ग किलोमीटर या जो टन है उतना कोयला भंडारित है। मतलब आपको उस समय का लेटेस्ट, अभी अगर मान लो एग्जाम से पहले कोई और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ एमपी आ जाता है तो हमको वो लिख के आना है, अगर नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है। तो अगर आता है सर्वे तो हमको लेटेस्ट आंकड़ा देना है कि कितना कोयला का भंडारण है। उसके बाद आगे लिखना मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानों में विशेषकर कोयला पाया जाता है, या मध्य प्रदेश में विशेषकर गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। इसे 2 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ये इंट्रोडक्शन है जनरल, बहुत स्टार्टिंग किया जस्ट कि आर्थिक सर्वेक्षण जो भी था उसके हिसाब से कितना कोयला है, और यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है, और प्रदेश के कोयला क्षेत्रों को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र, या इसको विंध्य कोयला क्षेत्र भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और एक है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र और मध्य भारत या विंध्य कोयला क्षेत्र, यहाँ तक तो आप लिख लोगे। अब इसके बारे में इंडिविजुअली दोनों के बारे में लिखना शुरू करोगे तो इसमें पहले तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कोयला जो है वो विंध्य कोयला क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें 5 प्रमुख ऐसे एरिया हैं जहाँ पर कोयला मिलता है। तो 5 प्रमुख जो एरिया है वो लिखना है। जैसे उमरिया एक पेटी है तो उमरिया क्षेत्र लिखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, दूसरा हमको कोरार लिखना पड़ेगा, जोहिला लिखना पड़ेगा, सोहागपुर लिखना पड़ेगा, और देन आफ्टर दैट सिंगरौली लिखना पड़ेगा।
सिंगरौली कोयला क्षेत्र लिखना पड़ेगा। हम जब भी कोयला क्षेत्र लिखेंगे तो एटलीस्ट एक एक दो दो लाइन इनके बारे में कुछ तो लिखें। उमरिया कोयला क्षेत्र जो है उमरिया जिले में स्थित है। कोरार कोयला क्षेत्र उमरिया जिले का ही एक छोटा सा भाग है, यहाँ से भी कोयला प्राप्त होता है। जोहिला सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, ठीक है। सोहागपुर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है शहडोल का। और सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में भी आता है, एक्सटेंडेड इनटू यूपी ऑल्सो। और इसके ऊपर 4 थर्मल स्टेशन डिपेंड है जहाँ से लाइट का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर ये बातें इसके बारे में लिख के आओगे तो ये मध्य भारत कोयला क्षेत्र कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्रों का वर्णन करना है, तो आपको एटलीस्ट बताना तो पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप इतना याद रख सको कि कौन से कोयला क्षेत्र में कितना कोयला मिल रहा है तो बहुत बेस्ट है। नहीं कुछ तो सबसे बड़े का तो याद रख ही लेना, कम से कम सोहागपुर वाले का तो याद हमको करके जाना है। अब बात करते हैं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की, तो वहाँ पर भी बताना पड़ेगा कि यह कोयला क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों में विस्तृत है। और अभी मध्य प्रदेश में 4 प्रमुख स्थानों से कोयला प्राप्त किया जा रहा है। इसकी बात हो रही, 4 प्रमुख स्थानों से कोयला प्राप्त किया जा रहा है। तो जैसे कान्हन घाटी क्षेत्र है, ठीक है। कान्हन घाटी के बाद तवा क्षेत्र है, तवा के बाद पेंच क्षेत्र है। इसके कुल टोटल 4 है, ठीक है। शाहपुर तवा क्षेत्र एक पूरा बनता है, तो शाहपुर तवा क्षेत्र ये एक हो गया। पेंच घाटी क्षेत्र जो है वो एक हो गया। कान्हन घाटी क्षेत्र जो है वो एक हो गया। तो ये इसके टोटल 4 कोयला क्षेत्र जो हैं उनको अपनों को लिखना है और 1 या 2 लाइनें इनके बारे में हमको डिस्क्राइब कर देनी है। अब आप कुछ सोचो, सतपुड़ा के और विंध्याचल के कोयला क्षेत्रों का डिस्क्रिप्शन करने के बाद कंक्लूड करने के लिए बचता क्या है? हमने ऐसा तो है नहीं कि इनकी बैलेंसिंग बनाने की कोशिश की है, जो है वो लिख दिया है एज इट इज़ ना। तो इसमें अपनों को बैलेंस बनाने के लिए कुछ होता नहीं है, इसलिए ऐसे आंसर्स में कंक्लूजन नहीं भी होगा तब भी चल जाएगा। मतलब ऐसा लोड नहीं लेना है कि साहब मैंने तो कंक्लूजन लिखना ही पड़ेगा, है ना। वो जहाँ आलोचनात्मक मूल्यांकन, जैसे क्वेश्चन आ गया कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज जो है वो विकेंद्रीकरण को सिद्ध करने में कहाँ तक सफल हुआ है, या मध्य प्रदेश में पंचायती राज का विकेंद्रीकरण में मूल्यांकन कीजिए, विकेंद्रीकरण की दृष्टि से मूल्यांकन कीजिए। तो जहाँ वैल्यूएशन के एग्जामिन करने की बात या आलोचनात्मक या समालोचनात्मक मूल्यांकन करने की बात आती है, जहाँ हमको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट लिखने होते हैं, वहाँ हम इसको बैलेंस बनाते हैं। जहाँ नहीं होते वहाँ बैलेंस बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इंट्रोडक्शन जस्ट उसके बाद लिखा 2 कोयला क्षेत्रों में बांटा जाता है, ये इसके 5, इसके 4, 2 एक लाइन इनके बारे में लिख दो। अगर आप याद रख सकते हो इनकी कितना बड़ा एरिया है, कितनी पेटियाँ हैं, तो बहुत अच्छा। नहीं तो एटलीस्ट सबसे बड़े और मेन एरिया के बारे में तो लिख के आना ही आना है। देन आफ्टर दैट ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको 6 मार्कर में ये चीज़ को ध्यान रखना है लिखते समय कि कंटेंट पूरा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा ना हो। अब 100 वर्ड है हमारे पास में, है ना। 100 वर्ड में अगर हम 30-40 वर्ड इंट्रोडक्शन में ही सेट कर देंगे तो हम 60 वर्ड में क्या मेन बॉडी लिख के आएंगे। आप खुद सोचो, हमारे पास लिमिट है, इसलिए हमको बहुत लंबा इंट्रोडक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार अगर हमारे पास समय अभाव होता है, टाइम की प्रॉब्लम आती है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र निम्नानुसार है, उसमें भी नंबर आएंगे। लेकिन मैंने बोला ना कि मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में कोयला इतना भंडारण है, ठीक है। और यहाँ गोंडवाना क्रम के चट्टानों में कोयला पाया जाता है। यहाँ के कोयला क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नानुसार है, तो ये थोड़ा इफेक्टिव लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पिछले वाले में नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन इस वाले में पहले से थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे, जो अपनों को अच्छा स्कोर दिलवा सकता है। तो एक आंसर इस टाइप से लिखा जाता है। अब मान लो एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग, ठीक है। 1 मोर, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है? मध्य प्रदेश में मंद औद्योगिक विकास के कारणों का उल्लेख करें। इसमें विवेचना नहीं करना है, एग्जामिन नहीं करना है, वैल्यूएट नहीं करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मध्य प्रदेश में मंद औद्योगिक विकास, मतलब ये जो स्लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इसके पीछे क्या रीजंस है? तो सबसे पहले तो लिखोगे कि मध्य प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता रहा है, परंतु विगत कुछ समय से जो प्रयास किए गए हैं उनके कारण मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति तीव्र हुई है, ठीक है। इतना लिख सकते हो, लेकिन अगर किसी की स्पीड का प्रॉब्लम है तो वो छोड़े और लिखे कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता के पश्चात से ही औद्योगिक विकास की गति अपेक्षित नहीं रही है। इसके पीछे निम्नलिखित कारण निहित है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बनाया, निम्नलिखित कारण है। पहला लिखना
राजनीतिक प्रशासनिक कारण, है ना, ये हेडिंग बन जाएगी ऐसे बढ़िया अच्छे से। और इसमें 3-4 रीजन गिना दो, ठीक है। एक अच्छी लुभाने वाली औद्योगिक नीति की कमी, भ्रष्टाचार, ट्रांसपेरेंसी की समस्या, ठीक है। एक बोलते हैं ना कि एक्टिवनेस जो होता है, पॉलिटिकल एक्टिवनेस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिवनेस, उसकी कमी। तो ये 3 या 4 बातें इसमें लिख सकते हो। देन दूसरा पॉइंट आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, इकोनॉमिक रीजंस क्या क्या है इसके पीछे। मध्य प्रदेश में निवेश का शुरू से अभाव रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसके बाद इकोनॉमिक रीजंस में अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या रही है मध्य प्रदेश में। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यहाँ का शिप के साथ या पोर्ट्स जो होते बंदरगाह उनके साथ कनेक्टेड नहीं है, ये एक इशू है। ये आप यहाँ लिख सकते हो 2 या 3 रीजंस। देन उसके बाद आता है तकनीकी कारण। तकनीकी कारण में आप सबसे पहला तो लिख सकते हो कि तकनीकी रूप से मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा विकसित राज्य नहीं है। और यहाँ पर आप देख लो बहुत बड़े आईटी हब नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा आईटी सेक्टर डेवलप नहीं है, जैसे मुंबई में है, पुणे में है, हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। उसके बाद कौशल विकास का अभाव, स्किल लेबर जो होता है जिसकी आज डे बाय डे ज़रूरत लग रही है हमको, वो यहाँ नहीं मिल रहा है, वो एक पॉइंट लिख सकते हो। तो ये कुछ छोटे बड़े पॉइंट्स हैं। अगर आप इन 3 हेडिंग्स के अंडर 2-3 इधर 2-4 इधर लिख के अगर 10-12 बातें गिना के आते हो, देन आखिरी में लिख सकते हो, कंक्लूड करके यहाँ पर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट था वो था जैसे हमारे राज्य की बुराई हो रही है ना, ऐसा लग रहा है हम लोगों को कि हम मंद औद्योगिक विकास वाले हैं, तो हमको यहाँ आखिरी में लिखना पड़ेगा। विगत कुछ वर्षों से प्रदेश सरकार द्वारा इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए गए हैं और राज्य ने औद्योगिक विकास में तीव्र गति प्राप्त की है। और आप चाहो तो वहाँ डिजिट लिख सकते हो कि हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्या है, इकोनॉमिक सर्वे 18-19 वाली। ये अगर मेंशन करके आते हो तो आपका ये प्रॉपर तरीके का आंसर बन सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैं लिखने जाऊँ तो मेरी हेडिंग इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड स्वीट हो, देन मेरी हेडिंग प्रॉपर हो और उस हेडिंग से रिलेटेड ही पॉइंट लिखूं, इकोनॉमिक से उसके रिलेटेड पॉइंट लिखूं, लेकिन थोड़ा सा बाइफर्केट दिखे। ये हेडिंग बनी तो ये उसकी सब हेडिंग दिखनी चाहिए, ये हेडिंग बनी तो ये सब हेडिंग दिखनी चाहिए, ये हेडिंग बनी तो सब हेडिंग दिखना चाहिए। एक तो प्रेजेंटेशन सुंदर हो, कंटेंट पूरा हो, इंट्रोडक्शन प्रॉपर बनाओ और जहाँ कंक्लूजन की ज़रूरत लगती है बैलेंस बनाने की, वहाँ स्वीट एंड शॉर्ट 2 लाइन या 3 लाइन का कंक्लूजन करके आ सकते हो। जहाँ भी आप डिजिट लिख सकते हो, जहाँ भी आंकड़े यूज़ कर सकते हैं, उनका ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बिना आंकड़ों के ये उत्तर जो है ना वो कंप्लीट नहीं है, डिजिट्स के बिना कंप्लीट नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ एमपी के जो डिजिट्स आते हैं वो सबसे बेस्ट है, उनको आप इनमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये तरीका आपको 6 मार्कर में फॉलो करना चाहिए। अगर ये तरीका आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स हम ला सकते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में देखा कि 6 मार्कर के आंसर्स को कैसे लिखा जाता है, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और लिखते समय हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई डाउट रह सकता है तो वो मैसेज भी कर सकता है। इसके अलावा ये जो आपको प्रैक्टिस करवाई गई है, आज जो सिखाया गया है, इससे रिगार्डिंग हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज भी चल रही है जो ऑलरेडी पहले से रन हो रही है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट वीडियो में 15 मार्कर्स आंसर के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।